हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन देखने वाला है सब्जेक्टिव का। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो अभी तुरंत ही सब्जेक्टिव का दिया था, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग को देख करके जरूर रखना है और याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% भिड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कितने मार्क्स वाले? 5 मार्क्स वाले, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा डिमांड था सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पर, इसलिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, नंबरिंग नहीं देखिएगा, मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए छाट करके, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए। जीडीपी से क्या करना है? राष्ट्रीय आय की गणना करना है, नहीं कि एनआई यानी कि नेशनल इनकम की क्या करना है, गणना करना है। तो देखिएगा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जीडीपी को डिफाइन करेंगे, जीडीपी है क्या, ठीक। तो जीडीपी को बताएंगे, एक देश के घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, चाहे वो देश के निवासी हो या गैर निवासी, के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके बाजार कीमत की को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीडीपी, इसको बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना, तो कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने जीडीपी को डिफाइन कर दिया, ठीक। आप लोग डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से अपने लैंग्वेज में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मतलब अब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय की मतलब राष्ट्रीय आय, फिर यहाँ पर आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा कैसे लिखेंगे। अब राष्ट्रीय आय का मतलब यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं हम लोग, एक देश के घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य साधन कीमत पर ना, यानी कि इसको बोलते हैं साधन कीमत, यानी कि इसको शुद्ध कीमत भी आई थिंक बोलते हैं, तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक। और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को भी यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने जीडीपी को डिफाइन कर दिया, राष्ट्रीय आय को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग जीडीपी से कैसे निकालते हैं राष्ट्रीय आय, इसको हम लोग यहाँ पर मतलब बताएंगे, ठीक। तो जीडीपी से राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हो सकती हैं। पहला है आय विधि। आय विधि से हम लोग कर सकते हैं। आय विधि में क्या करेंगे कि जीडीपी इज इक्वल टू होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक, प्लस में होता है परिचालन अधिशेष, प्लस में होता है स्वनियोजित आय, और प्लस में होता है घिसावट। घिसावट को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। और प्लस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, कौन सा, शुद्ध वाला अप्रत्यक्ष कर। तो ऐसे हमारा जीडीपी निकलेगा, ठीक। जीडीपी निकला। आप देखिएगा आप क्या करेंगे कि राष्ट्रीय निकालने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि इसको बोलते हैं NFIA, इसको ऐड कर देंगे तो बस निकल गया राष्ट्रीय आय। ऐसे करना है, ठीक। और क्या मेथड हो सकता है, और ये हो सकता है उत्पाद विधि हो सकता है। क्या करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले जीडीपी निकालेंगे, जो कि क्या होता है, बाजार कीमत पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि प्लस द्वितीय क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि प्लस तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि, ठीक। मतलब कि तीनों क्षेत्रों का यहाँ पर क्या कर लेंगे, सकल मूल्य वृद्धि को जोड़ देंगे, तो इससे हमारा जीडीपी निकलेगा। और जीडीपी में फिर से वही वाला विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि एनआई जोड़ेंगे, और यहाँ पर माइनस करना होता है घिसावट व्यय यानी कि जिसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी यहाँ पर माइनस करना पड़ता है, तब जाकर के यहाँ पर क्या निकलेगा, राष्ट्रीय आय निकलेगा। फिर इसमें व्यय विधि भी आ सकता है। व्यय विधि में क्या करेंगे कि जीडीपी इसमें भी निकालेंगे, निजी अंतिम उपभोग प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस में सकल घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण प्लस में शुद्ध निर्यात, ठीक। अब राष्ट्रीय की गणना कैसे करेंगे, तो जीडीपी रहेगा, और इसमें तो ये जोड़ते ही हैं हम लोग, NFIA जोड़ते ही हैं। यहाँ पर भी घिसावट और सूद अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी एक महत्वपूर्ण पक्ष हो सकता है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग जीडीपी की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। ये बताना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 5 नंबर में पूछा जाएगा। फिर देखिएगा ये आपके से 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक। क्या बोल रहा है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, सिर्फ आप लोग इतना समझिए, औसत लागत वक्र जो होता है ना, ये यू आकार का होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन क्यों होता है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, जिसको कि बोलते हैं SAC शॉर्ट में, यू आकार का होता है। इसके 2 कारण है, पहला उत्पादन में परिवर्तनशील अनुपात के नियम लागू होना, दूसरा है इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उत्पादन के साधन को बढ़ाया जाता है, प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ता है, अपने अधिकतर असर को प्राप्त करने के बाद उत्पादन में कमी आने लगती है, जिसके कारण प्रारंभ में जो यहाँ पर हमारा अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, ये तो गिरता है और फिर न्यूनतम होती है और फिर बढ़ने लगती है। मतलब कि ऐसे पहले तो गिरेगा और फिर न्यूनतम होकर फिर ऐसे बढ़ने लगेगा। तो ये आकार का कुछ दिखता है, मतलब ये ऐसे बनता है ना, ऐसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, दूसरा कारण क्या है कि जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, ठीक,
औसत परिवर्तनशील लागत यानी कि एवरेज को एवरेज बोल सकते हैं यहाँ पर एवरेज, और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं, तथा अ, औसत स्थिर लागत, ठीक, का योग होता है। ये दोनों का योग होता है, ठीक, ये दोनों का योग ये होता है। प्रारंभ में एबीसी तथा एएफसी दोनों वक्र गिरते हैं, और फिर क्या बोल रहा है, फिर एएफ पे लगातार कमी होती है जब एबीसी अपने न्यूनतम को प्राप्त करने के बाद बढ़ने लगती है। यही कारण है कि पहले एसएसी वक्र गिरता है अपने न्यूनतम बिंदु को प्राप्त करने के बाद, फिर वो क्या होता है, फिर से मतलब वो उठने लगता है, पहले गिरेगा फिर उठेगा, फिर वही मतलब यहाँ पर भी होता है। इसलिए ओवरऑल इसका जो आकार होता है ना, यू आकार का होता है। चलिए, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि और उत्पाद विधि का वर्णन करें। आय विधि और कौन सा उत्पाद विधि, दोनों विधि का वर्णन करना। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान क्या देखेगा, उत्पादित अंतिम अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें विदेशों से अर्जित सुसाधन आय भी क्या होता है, शामिल होता है। राष्ट्रीय आय का आलेखन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम साइमन कुजनेट्स महोदय द्वारा क्या है, प्रतिपादित की गई। राष्ट्रीय आय के मापन हेतु तीन प्रमुख विधियों का हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब तीन प्रमुख विधियों से कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा कौन कौन सा है, हमसे पूछा है सिर्फ आय और उत्पाद विधि। आय विधि मतलब कि ये वाला आय विधि और उत्पाद विधि, ये वाला नहीं पूछा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि हो सकता है कि ये पूछे तो आपको आप लोग मतलब बता सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो समझिएगा, तो सबसे पहले है हमारे पास राष्ट्रीय आय की गणना विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि, कौन सा आय विधि, तो आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद कारकों के लिए भुगतान के आधार पर किया जाता है। देखिएगा कैसे करेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध साधन आय का योग प्राप्त किया जाता है, जो कि सभी उत्पादन साधनों की आय का योग होता है। इस योगफल को घरेलू आय कहते हैं। यदि इस योग में विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय बन जाती है। मतलब अगर फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सॉरी आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बराबर मजदूरी प्लस में लगान प्लस में ब्याज प्लस में लाभांश जो लाभ मिला, फिर अतिरिक्त लाभ जो अतिरिक्त लाभ है, फिर निगम लाभ कर जो कारखानों पर जो लाभ लगाया जाता है वो वाला है, फिर सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष, और फिर मिश्रित आय, और फिर विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय, जिसको कि एनएफ क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। विदेशों से मतलब कि एनएफ आय बोलते हैं। फिर अब राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि, ये कौन सा उत्पादन विधि, तो इस विधि को वस्तु सेवा विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह गणना किया जाता है कि अंतिम उत्पाद में प्रत्येक उद्योग ने अलग अलग क्या योगदान दिया है। इस विधि के अंतर्गत किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्यों पर ज्ञात किया जाता है। ठीक इस प्रकार उत्पादन विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बाजार पर किया जाता है। ठीक है, अगर इसका भी फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीन अवस्थाओं को बताएं। ठीक, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के तीन क्या बताना है, अवस्था को बताना है। इसका तीन अवस्था होता है ना, तो देखिएगा अन्य बातें समान रहने पर परिवर्तनशील अनुपात का नियम यह बतलाता है कि अन्य साधन को स्थिर रखकर एक साधन में निरंतर वृद्धि की जाती है तो उत्पादन एक सीमा तक क्या होता है, बढ़ने के पश्चात घटने लगता है। यह अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित होता है। प्रोफेसर वेहनम के अनुसार उत्पादन के साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एक बिंदु के बाद उस साधन का सीमांत और औसत उत्पाद घटता जाता है। यह परिवर्तनशील अनुपात नियम को क्या करता है, बदलाता है। ठीक है, नियम की मान्यता देख ले तो यहाँ पर मान्यता दिया गया है, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज मान्यता को लिखना जरूरी नहीं क्योंकि हमसे मान्यता पूछा नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मतलब ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ आप लोग चाहे तो छाप सकते हैं। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मुख्य तीन अवस्थाएं होती है जिसमें निम्नलिखित है। ठीक, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अगर मान्यता नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन ग्राफ आप लोग को छापना होगा। देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी तीन अवस्था है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। एक अवस्था तो हमारा यहाँ पर हो गया, एक अवस्था इधर, ठीक इधर वाला, एक अवस्था यहाँ पर हो गया, ठीक इधर वाला, ऐसे समझिए आप लोग। यहाँ पर अच्छे प्रकार से इसको बनाते हैं। एक अवस्था यहाँ से हो गया इस लाइन के इधर, और एक अवस्था इस लाइन के इधर, ठीक, और एक अवस्था इस लाइन के इधर। ठीक, एक तो इधर वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये तीन अवस्था होती है। ठीक है, अब तीनों अवस्था को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर व्याख्या कर देंगे। तो सबसे पहले है बढ़ते प्रतिफल अवस्था। प्रथम अवस्था में स्थिर साधन के साथ जैसे जैसे परिवर्तन साधन की इकाई में वृद्धि की जाती है
हमें बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि होने पर स्थिर साधनों का पूर्ण विध्वंस संभव होता है। परिणाम स्वरूप आरंभ में कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद तीनों बढ़ते हैं। इस अवस्था को बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसी प्रकार से घटते वाला भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, द्वितीय अवस्था में औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद दोनों घट रहे होते हैं किंतु धनात्मक होते हैं। घट रहे होते हैं लेकिन किंतु धनात्मक होते हैं। इस अवस्था का समापन बिंदु उस बिंदु पर होता है जहां कुल उत्पाद अधिकतम होता है एवं सीमांत उत्पाद क्या होता है, शून्य होता है। परिणाम स्वरूप कुल उत्पाद बढ़ता है किंतु घटती दर से बढ़ता है। अतः इस अवस्था को घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। और फिर आ जाएगा ऋणात्मक प्रतिफल अवस्था, इसमें ऋणात्मक हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन मैंने ले रखा नहीं, और क्वेश्चन नहीं ले रखा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिए। इसको कर लीजिएगा चाहे आप लोग जैसे करें, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोग बता दिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।